हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम क्रिया को देखेंगे तथा उसके अंतर्गत आने वाले भेदों को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए पढ़ते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिससे किसी काम को करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, रमा सोती है, फूल सुंदर है। कहने का मतलब यह है कि जिस शब्द से किसी भी कार्य के होने या करने का भाव प्रकट हो, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, तो यहाँ पर खेलता है क्या है? क्रिया है कि नहीं? कोई काम हो रहा है तो ये क्रिया है। रमा सोती है, तो रमा से क्या हो रहा है? सोने का काम हो रहा है, तो यहाँ काम हो रहा है, इस सब से पता चल रहा है, तो ये क्रिया है। फूल सुंदर है, तो फूल सुंदर है, ठीक है। अब इसकी सुंदरता खत्म नहीं हुई है, तो ये पता कैसे चल रहा है से, तो है यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो उपयुक्त वाक्यों में खेलता है, सोती है और है से किसी कार्य के करने या होने के भाव का पता चलता है, अतः यह सभी क्रियाएं हैं, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का भाव पता चले वही क्या है? क्रिया है। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं धातु को। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात किसी कार्य के विभिन्न रूपों में जो अंत समान रूप में मिलता है उसे धातु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी क्रिया शब्द है जो उसका मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए। क्रिया का सामान्य रूप जो हम अक्सर क्रिया के लिए लिखते हैं, लिखना, पढ़ना, चलना, क्या है? ये क्रिया का सामान्य रूप है। लेकिन ये जो क्रिया का सामान्य रूप बना है वो किस धातु से बना है? लिखना बना है लिख धातु से, पढ़ना बना है पढ़ धातु से, चलना बना है चल धातु से, ऐसे और भी कई हैं, ठीक है। तो इन धातु के बाद में ही ना या अन्य किसी को जोड़कर क्या किया जाता है? क्रिया बनाया जाता है। क्रिया की धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, ठीक है। तो जैसे ये क्रिया का सामान्य रूप है कि नहीं? तो क्रिया का धातु रूप है, ठीक है। इसमें हम ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्रिया का सामान्य रूप, जिसे हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्रिया के भेद, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो कर्म के आधार पर ये क्रिया के भेद हैं। एक है संरचना के आधार पर, ठीक है, वो हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के हैं, एक है अकर्मक क्रिया, एक है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब हम इन दोनों को जानते हैं कि ये है क्या। अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं रहती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा नाचती है, नदी बहती है। कहने का मतलब यह है कि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है, जो क्रिया है उसे कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, वैसे वाक्य क्या कहे जाते हैं? अकर्मक वाक्य कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे राधा नाचती है, नदी बहती है। तो सामान्य रूप से अगर वाक्य की जो संरचना है अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है कि नहीं? उसके बाद कर्म लिखा जाता है, उसके बाद क्रिया। कर्ता कर्म क्रिया, ये इनका रूप है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में कर्म नहीं रहता है, जिससे कर्ता और क्रिया, तो ऐसे वाक्य होते हैं क्या? अकर्मक, मतलब अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, वो वाक्य है अकर्मक। जैसे राधा नाचती है, तो यहाँ पर राधा क्या है? कर्ता है। नाचती है क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्या नहीं है? कर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए ये अकर्मक की श्रेणी में आता है। तो राधा नाचती है, यहाँ पर कर्म को, यहाँ पर क्रिया को कर्म की अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। वैसे ही आगे देखते, नदी बहती है, नदी क्या है? कर्ता, ठीक है। बहती है क्रिया, तो यहाँ पर भी कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गए? अकर्मक वाक्य, ठीक है। तो जिस वाक्य में कर्म नहीं रहता वही है अकर्मक वाक्य। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया अकर्मक है क्योंकि इनमें क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है। और एक है कि इसमें जो डायरेक्ट जो क्रिया का जो काम हो रहा है वो सीधे असर किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है समझने का। तो क्या हुआ? अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो क्रिया का जो भी काम है उसका फल सीधे किसको पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया को हम अन्य तरीकों से भी समझ सकते हैं। जैसे क्रिया से पहले किसको या क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए कि राम खाना खाता है, ठीक है। तो ये एक सकर्मक वाक्य है, ठीक है। ओके, राम
खाना खाता है। तो मैंने खाता है से पहले क्या लगा दिया, किसको या फिर क्या लगा सकते हैं आप, किसको या क्या लगाकर एक प्रश्न बनाया। राम क्या खाता है, तो उत्तर मिला हमें क्या, खाना। तो वो अकर्मक क्रिया नहीं है, तो वो क्या होगा, सकर्मक क्रिया। तो क्रिया से पहले आप क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछे, अगर उत्तर मिले तो वो सकर्मक, उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है। ओके, तो कुछ प्रमुख अकर्मक क्रियाएं हैं, जाना, उठना, गिरना, चमकना, दौड़ना, रोना, हंसना, सोना, लेटना, जीना, बरसना, लजाना, बढ़ना इत्यादि। तो संक्षेप रूप में अगर मैं कहूँ तो जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है, ठीक है, वही अकर्मक क्रिया है। और कैसे पता करें कि कर्म नहीं है, आप क्रिया से पहले क्या या किसको प्रश्न पूछे, अगर उत्तर मिले तो वो सकर्मक वाक्य, उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक वाक्य होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह अकर्मक वाक्य समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सकर्मक वाक्य दूसरे भेद पर। तो सकर्मक बिल्कुल अकर्मक के उल्टा है। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। अकर्मक में क्या था, कर्म नहीं था, है कि नहीं, लेकिन सकर्मक मतलब कर्म के साथ। जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया को किसकी अपेक्षा रहेगी, कर्म की। जैसे मोहित केले खाता है, राधा पकौड़े बनाती है। तो ठीक है, तो मोहित केले खाता है, खाता है क्या खाता है, केले खाता है। राधा पकौड़े बनाती है, राधा बनाती क्या बनाती है, पकौड़े बनाती है। तो उपयुक्त वाक्यों में खाता है, बनाती है क्रिया का फल कर्म जो कि क्या है, केले और पकौड़े पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, सकर्मक क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है। लेकिन अकर्मक में क्रिया का फल किसको पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। लेकिन सकर्मक में डायरेक्ट कर्ता पर नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है। क्रिया से पहले क्या, किसको या किसको लगाकर पूछने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे क्या खाता है, केले, क्या बनाती है, पकौड़े। ठीक है, तो हम वाक्य में क्या करेंगे, क्या लगाकर पूछेंगे क्रिया से पहले। अगर उत्तर मिलता है तो वो है सकर्मक, उत्तर नहीं मिलता तो वो है अकर्मक। तो उम्मीद है आपको ये कर्म के आधार पर जो ये दो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ सकर्मक के भेद को। अकर्मक का कोई भेद नहीं होता, ठीक है, लेकिन सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। क्या है एक कर्मक क्रिया, क्या है द्विकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है एक द्वि, मतलब इसमें अगर एक कर्म है तो एक, इसमें एक से अधिक कर्म है तो द्विकर्मक होगी, है कि नहीं। तो एक कर्मक पढ़ते हैं, मोहन कहानी लिखता है, रत्ना ने गीत गाया। तो यहाँ पर सिर्फ एक है, कहानी एक कर्म है और इस वाक्य में ओनली गीत एक कर्म है, तो ये एक कर्मक क्रिया होगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कर्म एक है कि नहीं। तो इस तरह से ये वाक्य क्या है, ये दोनों वाक्य एक कर्मक क्रिया। तो वहीं अगला है, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो कर्म होंगे। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, दीपिका पौधों को पानी दे रही है। यहाँ दोनों वाक्यों में दो दो कर्म है। कौन कौन, अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, बच्चों पाठ, ठीक है, दो हो गया। दीपिका पौधों को पानी दे रही, एक पौधों को एक पानी, ठीक है, दो हो गया। तो ये द्विकर्मक क्रिया हो, ठीक है। तो इस तरह से हम वाक्य के एक कर्म, अगर वाक्य में एक कर्म है तो एक कर्मक, और वाक्य में अगर दो कर्म है तो वे द्विकर्मक हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जो अगला वीडियो है वो है संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को लाऊंगा, ठीक है, और आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।